पहले तो मैं आप सब लोगों से सॉरी कहना चाहता हूँ कि इस इवेंट में जो है थोड़ा सा ग्लिच आ गई, और अभी भी मैं इसको सेट कर रहा हूँ, लेकिन हम क्वेश्चंस और आंसर लेंगे इसके बाद में। ठीक है। पहले मैं, और यहाँ पे मेरे पास अभी फ़िलहाल फीडबैक का भी कोई सही चैनल नहीं है, तो प्लीज़ आप पोस्ट करते जाएं कि जो जो इसमें इंटर हो रहे हैं। अ, हाँ, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कुछ लोग आ गए हैं। बगवाड़ी जी को मैं देख रहा हूँ, और बाकी लोग भी हैं यहाँ पे आ रहे हैं। सो प्लीज़ आप पोस्ट करते रहें, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। पहली बात कि मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूँ कि जो उतना कॉमन नहीं है। ये एक टेक्निकल मुद्दा है, और ये कार्यक्रम एक मनोरंजन वाला कार्यक्रम भी नहीं है। इस कार्यक्रम में मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी और टेक्निक के बारे में बात करना चाहूँगा कि जिससे हम लोग सभी प्रभावित हैं। हमारे, चाहे वो ऑफिशियल लाइफ हो या हमारी पर्सनल लाइफ हो, हम ऐसे ही बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं कि जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है। और अगर, अच्छा, आप जो भी लाइव आप आ रहे हैं, अ, वंदना, थैंक यू वेरी मच। एसपी ममगाई सर आ गए, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ आप सब भी पोस्ट करते रहें, इससे मुझे वो मिलता रहेगा, फीडबैक मिलते रहेगा। तो मैं मुद्दे की बात करता हूँ। पहली बात कि हम अगर सोचें कि हमारा एक छोटा सा मस्तिष्क, और इंसान का एक छोटा सा मस्तिष्क, उसकी ऐसी क्षमता कैसी है कि वो एक ऐसे संसार को समझ सके जो उससे कई गुना बड़ा है और कई गुना जटिल है। ये एक प्रकृति के सब में बड़े रहस्यों में से एक रहस्य है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी शुरू नहीं हुआ, अश्विन बगवाड़ी जी, लेकिन कुछ लोग ज्वाइन कर पा रहे हैं और कुछ लोग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। तो वो शायद उनके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होगी। तो एक बात और है कि जो चीज़ मैं कह रहा हूँ वो ऐसा है कि इसका मैंने एक लेख भी लिखा है, और जो मैं आपको पोस्ट करूँगा इसके बाद, इस इवेंट के बाद मैं एक पोस्ट करूँगा, हिंदी में लिखा हुआ है। तो उसमें सारे मुद्दे, सारे पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो उसमें विस्तार से लिखे हुए हैं। तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं कि अगर आप कोई चीज़ मिस कर भी गए, और आप हमेशा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप यहाँ पे भी पोस्ट कर सकते हैं और आप बाद में भी पोस्ट कर सकते हैं। तो पहली बात मैं कह रहा था कि हमारा मानसिक क्षमता और मस्तिष्क की क्षमता इतनी विशाल कैसे है, और इतनी कि हम इतने जटिल संसार को समझ सकते हैं। तो ये एक पॉइंट है, इस पर मैं आऊँगा, क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करने के साथ साथ हमें ये भी जानना जरूरी होता है कि नेचुरल इंटेलिजेंस क्या है और वो कैसे डेवलप होती है। दूसरा पॉइंट, जब से इंसानों ने मशीनों का उपयोग करना शुरू किया पिछले 200-300 सालों से, तो इंसानों का शारीरिक श्रम बहुत कम हो गया है। हम कई सौ सालों से, क्योंकि मैं 100 साल इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे ट्रेन है तो उसको हम कई सौ सालों से यूज़ कर रहे हैं, और ऐसे बड़ी और छोटी मशीनों का उपयोग करके हम शारीरिक श्रम को कम कर सकते हैं। हमें कम शारीरिक श्रम करने की ज़रूरत है और हमारी उत्पादकता बनी रहेगी। तो मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं कि हमारी शारीरिक क्षमता में मदद करने वाले कौन कौन सी मशीनें हैं और हम उनका कैसे उपयोग करते हैं। उनका उपयोग करके हम हवाई जहाज़ बना सकते हैं, हम ट्रक बना सकते हैं, हम बड़े बड़े भवन बना सकते हैं, हम सुरंगें बना सकते हैं, और हम आसमान में उड़ती हुई ऐसी प्रयोगशालाएं भी बना सकते हैं। ठीक है, मशीनों का उपयोग करके। अब एक सवाल ऐसा होता है कि शारीरिक क्षमताएं तो ठीक है, हम शारीरिक क्षमताओं के लिए हमने मशीनें कब से बना ली हैं। क्या हम ऐसी कुछ मशीनें बना सकते हैं कि जो बिल्कुल ऐसे काम करें जैसे मनुष्य की मानसिक क्षमताओं के कारण होती है? मतलब जो जो काम हम अपनी मानसिक क्षमता से करते हैं, क्या उन कामों को भी हम मशीन से करवा सकते हैं? जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको दूं, और वो एक अनुसंधान के एक बड़ा क्षेत्र है, मैं भी उस पर काम करता हूँ। वो है कि भाषा को समझना। हम कोई ऐसी मशीन बना सकते हैं कि जो इंसानों द्वारा संवाद में प्रयोग की जाने वाली भाषा को समझे और उसी भाषा में जवाब भी दे। ठीक है? या हम ऐसी कोई मशीन बना सकते हैं कि जो अपने आसपास के वातावरण को समझ सके।
इसका मतलब ये है कि जैसे आपने कई दफ़े आजकल अखबारों में भी सेल्फ ड्राइविंग कार का नाम सुना होगा, चालक रहित कार, चालक रहित वाहन। तो वो चालक रहित वाहन जो होते हैं उनमें ऐसी क्षमता होती है कि वो अपने आसपास के वातावरण को समझ सकते हैं कि आगे लेन कहाँ पे है, लेन कहाँ पे चेंज करनी है, आगे से ट्रक आ रहा है, आगे से बस आ रही है, आगे से बाइक आ रही है, वो सारी चीज़ें समझते हैं। तो ऐसी बहुत सारी क्षमताएं हैं जो मानसिक क्षमताएं हैं, क्या उनको भी हम मशीनों से करवा सकते हैं? और सौभाग्य से इसका आंसर है हाँ। ऐसी कोई क्षमताएं ऐसी हम मशीन बना सकते हैं, और हम ऐसी मशीन ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं कई किस्म की, कि जिनमें वो सारे काम भी हम मशीनों से करवा सकते हैं, जिनको करने के लिए हम मानते हैं कि किसी खास किस्म की मानसिक क्षमता की ज़रूरत है। जैसे जैसे मैं जिक्र करूँगा, मैं ऐसी भी कुछ चीज़ें बताऊँगा कि जो आपको बड़ी आश्चर्यजनक रहेंगी, कि जैसे क्या ऐसा कोई कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सकते हैं, ऐसी कोई मशीन लिख सकते हैं कि जो उदाहरण के लिए कि एक कविता लिख सके, एक पेंटिंग कर सके, और किसी म्यूज़िक का निर्माण कर सके, संगीत का निर्माण कर सके। तो इसका उत्तर भी है हाँ। तो मुझे लगता है मैंने काफ़ी जल्दी में काफ़ी कुछ बोल दिया, और इस मोड पे मैं चाहूँगा कि अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ पोस्ट करें। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बगवाड़ी जी ने लिखा है। धन्यवाद बगवाड़ी जी, आखिरकार आप आ ही गए। अगर आप सुन रहे हैं तो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं कि अभी तक जो मैंने बात कही कि अ, वो कुछ समझने में लायक है, कि अगर कोई दिक्कत है तो मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ। मैं आगे बढ़ने में मुझे कोई बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं है। तो मैंने दो किस्म की मशीनों के बारे में बात की, एक तो शारीरिक श्रम वाली और एक मानसिक श्रम वाली। और मानसिक श्रम में भी मैंने कुछ चीज़ें बताई, जैसे कि भाषा को समझना, और अ, मैं आगे विस्तार से बताऊंगा कि इंसानों की पहचान करना। आजकल कई शहरों में ऐसे कैमरे लग चुके हैं, ऐसे सिस्टम्स हैं, आप में से हो सकता है किसी ने अपने ऑफिस में देखे भी हों, कि जब आपको अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए रजिस्टर में दस्तखत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे कोई कैमरा है, वो कैमरा पहचान लेता है कि आप ऑफिस में इंटर कर चुके हैं और आपकी एंट्री हो चुकी है। और ये जो चेहरों को पहचानने की जो क्षमता है, मानसिक क्षमता, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बावजूद ही डेवलप हो पाई है। तो ऐसी कई किस्म की क्षमताएं हैं। तो मैं दूसरा मुद्दा यहाँ पे आ रहा हूँ। मैं इस मुद्दे पे फिर भी आऊँगा। मैं इस मुद्दे पे आऊँगा कि कौन कौन सी मानसिक क्षमताओं की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग की बात कर रहा हूँ। विज्ञान में जहाँ भी कोई तरक्की हुई है, कोई शुरुआत हुई है, अक्सर वो किसी बड़े प्रयोग से हुई है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में ऐसा कौन सा प्रयोग है, या ऐसा कौन कौन सा मोड़ है जिसे हम कह सकते हैं कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत हो चुकी है? तो ये कहानी है उस टाइम की, कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और जो हमारा कंप्यूटर साइंस है, जिसे आज हम बड़े विकसित रूप में देखते हैं, वो सही ढंग से विकसित नहीं था। बहुत सारे प्रयास चल रहे थे अलग अलग किस्म के कंप्यूटर बनाने के लिए। तो उस समय ब्रिटिश में, इंग्लैंड में एक महत्वपूर्ण गणितज्ञ थे जिनका नाम था एलन ट्यूरिंग। वो कुछ बहुत ही जटिल किस्म के गणितीय प्रश्नों को हल कर रहे थे, और साथ साथ उनका ध्यान, अच्छा यहाँ ममगई जी लिख रहे हैं कि कांट हेल्प सर्जन टू एक्सेस द आउट ऑफ एनी ऑपरेशन। अच्छा वो मैं, ठीक है, मैं वो चीज़ बाद में देखता हूँ। फिलहाल मैं अपनी बात पे करता हूँ कि एलन ट्यूरिंग के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। और जो लोग मूवी देखने के बड़े शौकीन भी हैं, वो एलन ट्यूरिंग पे जो मूवीज़ बनी हुई हैं, वो डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं कि वो एक ऐसे कैसे महापुरुष थे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक ऐसा टेस्ट दिया, एक परीक्षण दिया, कि अगर आपने कोई मशीन बना दी हो तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि उसमें इंटेलिजेंस डेवलप हो गई, उसमें सोचने समझने की क्षमता का विकास हो चुका है, और मानसिक क्षमता का विकास हो चुका है। तो एलन ट्यूरिंग ने कहा कि अगर ऐसी मशीन को हम लिखित में कुछ सवाल पूछें, जैसे कि किसी पर्ची पे लिख करके या किसी ढंग से उस मशीन तक हम अपने सवाल पहुंचाएं, और वो मशीन उत्तर दे पाए, ठीक है। और अगर हम
मशीन द्वारा दिए गए जो उत्तर हैं उनमें और जो इंसान द्वारा दिए गए जो उत्तर हैं उनमें कोई अंतर न बता पाए 1 मिनट के लिए, तो हम कहेंगे कि मशीन ने ट्यूरिंग टेस्ट पास कर दिया है, मशीन ने इंटेलिजेंस डेवलप हो चुकी है। तो आप लोगों को ये टेस्ट बड़ा स्वाभाविक लग रहा होगा, और ये स्वाभाविक है भी है कि अगर कोई मशीन ऐसा व्यवहार करे जिससे पता चले कि उसमें मानसिक क्षमता है, जैसे उत्तर देना, प्रश्नों का उत्तर देना, तो हम कह सकते हैं कि उसमें इंटेलिजेंस है। तो जो ट्यूरिंग का टेस्ट था, जो ट्यूरिंग की मशीन थी, वो सीमित थी कि वो प्रश्न जो है सिर्फ लिखित रूप में ही स्वीकार करती थी और वो लिखित रूप में ही उत्तर देती थी। तो आप ये समझे कि ट्यूरिंग मशीन वो कोई ऐसे फिजिकल कोई पर्टिकुलर मशीन नहीं है, आप भी कोई मशीन बना सकते हैं, और अगर उसमें ये क्षमता डेवलप हो जाए कि वो प्रश्नों के उत्तर देर आप ये ना बता पाएँ कि ये उत्तर किसी व्यक्ति ने दिए हैं, किसी मशीन ने दिए हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि अ, आप जो लोग हैं फीडबैक देते रहें। पता नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। वैसे मैं बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं देख रहा हूँ, लेकिन जैसे बगवाड़ी जी हैं और भट्ट जी हैं, तो वो वहाँ पे लिख सकते हैं कि अच्छा चल रहा है या जो भी है, अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ वो फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है। तो जो सामान्य ट्यूरिंग टेस्ट है वो लिखित में ही प्रश्न उत्तरों को लेता था, लेकिन लोगों ने फिर व्यापक रूप से सोचा कि क्यों ना ऐसी मशीन बनाए कि जो पूरी तरह से इंसान के जैसे हो, मतलब वो अपने आसपास की चीज़ों को समझ भी सके। जैसे कि सामने कार आ रही तो बता दे सामने कार है, और सामने ट्रक है तो ट्रक बता दे, और अगर किसी भी ढंग की वो पहचान सके बेसिकली। और ख़ास बात है कि जो मैं पहचानने की बात कर रहा हूँ आज, वो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कि जहाँ, जिसको हम कंप्यूटर विज़न कहते हैं, कि ऐसे कैमरे होते हैं उनके अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिए जाते हैं कि वो कैमरा आइडेंटिफाई कर देता है कि अगर आप उसको फ़ोटो दिखाओ किसी चीज़ की, ठीक है, तो आपको बता देगा कि ये मोबाइल फ़ोन है, ये एक बोतल है, ये कप है, ये छोटा बच्चा है। और मैंने कई ऑफिस में देखा है, आप भी देखेंगे कि जैसे आप ऑफिस में इंटर करते हैं, ठीक है, तो वो तुरंत बता देगा कि आपका चेहरा देख करके कि ये तक बता देगा कि एक्चुअली आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, आप तनाव में हो, आप खुश हो, आप दुखी हो, आप किसी ढंग का कोई एक्शन करने वाले हो। तो ये वाली जो प्रक्रिया है, जिसको कंप्यूटर विजन या कंप्यूटर दृष्टि कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके बारे में सामान्यतः तो सारे लोग परिचित होते हैं, जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आती है तो लोग समय पहले रोबोट्स के बारे में सोचते हैं। ठीक है, रोबोट्स जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है, एक एप्लीकेशन है। और रोबोट के अंदर जो क्षमता होती है वो ये होती है कि वो अपने आसपास के वातावरण को मैनिपुलेट कर सके। मैनिपुलेट को हिंदी में मतलब ये समझूंगा, चेंज कर सके। अगर आप रोबोट को कहें कि मेरे लिए एक गिलास पानी का ला, तो पानी ला सकता है। अगर उसको कहें उठने बैठने चलने के लिए, और अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो आप बोस्टन डायनेमिक्स नाम से यूट्यूब पे देखें तो आपको बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाले रोबोट दिखेंगे कि वो जानवरों की तरह चल सकते हैं, जानवरों की तरह काम कर सकते हैं। और मूवीज़ में तो आपने कई किस्म के रोबोट्स देखे होंगे। तो रोबोट्स एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो जो जनरल ट्यूरिंग टेस्ट है, जो जनरल ट्यूरिंग मशीन है, उसमें तीन चीज़ें मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा। तीन नहीं, चार चीज़ें मैं उल्लेख करना चाहूँगा। तो एक मशीन तो ऐसी होनी चाहिए कि जो वो मनुष्यों द्वारा जो भाषा का उपयोग किया जाता है उसको समझ सके मतलब आप उसको बोलें और वो वैसा व्यवहार करे। और उसके अलावा एक्चुअली वो भाषा का उपयोग भी कर सके। जैसे कि आपने कई किस्म के उपकरण आजकल देखे होंगे कि जिनसे एक्चुअली आवाज़ भी निकलती है। मैं और उदाहरण आपको बाद में दूंगा। वैसे मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई ऐसा फीडबैक भी नहीं मिल रहा है कि मैं मुझे रुकना चाहिए या स्लो चलना चाहिए, और मेरे पास कोई क्वेश्चन भी नहीं है। तो इसलिए मैं वक्त का ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ, दुरुपयोग नहीं कर रहा हूँ, और मैं बढ़ाते जा रहा हूँ इस बात को कि ऐसे रोबोट्स हो सकते हैं कि जो देख सकें, पहली चीज़ की भाषा को समझ सकें, और उनकी दृष्टि हो, अपने आसपास की चीज़ों को समझ सकें। और एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं मशीन लर्निंग। कई लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा क्षेत्र है
और मशीन लर्निंग एक उसका छोटा सा विभाग है। मशीन लर्निंग में हम ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं, मैं खुद लिखता हूँ, कि जो कंप्यूटर प्रोग्राम जो है अनुभव के आधार पर अपनी दक्षता को बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने किसी फ़ोटो को आइडेंटिफाई करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा है, तो वो क्या करता है, कंप्यूटर प्रोग्राम उदाहरण से सीखता है, अनुभव से सीखता है। जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ता जाता है, हम उसको जैसे कि बहुत सारे फ़ोटो दिखाते हैं, ठीक है, तो वो आइडेंटिफिकेशन में उतनी ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी होती जाती है, उसको बोलते हैं मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, भाषा को समझने की क्षमता हो गई, और कंप्यूटर दृष्टि हो गई कि एक मशीन ऐसी होनी चाहिए कि जो अपने आसपास की चीज़ों को सिर्फ देखे नहीं बल्कि उनको समझ भी सके। ठीक है, और समझने का मतलब ये है कि कई दफ़े इंसानों के चेहरों के भाव भी समझ सके कि वो क्या है। और उसके अलावा रोबोटिक्स तो है ही कि मशीन ऐसी होनी चाहिए कि जो अपने आसपास के वातावरण को मैनिपुलेट कर सके, वो बदल सके। तो मैंने काफ़ी कुछ जो है बहुत जल्दी जल्दी में ये चीज़ एक हिसाब से पूरी कर दी, लेकिन मैं पूरा टाइम दूंगा, अगर जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, और बाद में आप कभी भी मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट की हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये क्लियरली बताना चाहता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसे हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे, उसे हम आज और अभी भी यूज़ कर रहे हैं। मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। फेसबुक जो है आज के डेट में दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी में से है। तो फेसबुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे उपयोग करता है? एक उपयोग, फेसबुक लोगों द्वारा पोस्ट किए गए जो संवाद हैं, जो आप चैट कर रहे हैं, जो आप टाइप कर रहे हैं, जो आप पोस्ट कर रहे हैं, उनको ऑटोमेटिक ढंग से पढ़ता है और समझता है कि बेसिकली आप क्या पोस्ट कर रहे हैं, आप आपको क्या पसंद है और आपको क्या नहीं पसंद है। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारी जो जानकारी आपके टेक्स्ट मैसेज में होती है, फेसबुक उसको समझता है। तो वो विभाग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, मैं भी उस पर काम करता हूँ। एक दूसरा जो उपयोग फेसबुक का आपने अक्सर देखा होगा कि चेहरों की पहचान करना। जब भी आप कोई फ़ोटो पोस्ट करते हैं, अपलोड करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि वहाँ पे टैग के लिए सुझाव आ जाता है। ठीक है, तो फेसबुक को कैसे पता चलता है कि आप कौन हो? तो इसके पीछे भी फेसबुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उपयोग करता है, इसका उपयोग करता है कि, और ख़ास बात यह है कि आपको पहचानने की जो क्षमता है फेसबुक की, वो बढ़ती जाती है जितने आप फ़ोटो पोस्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर किसी का बहुत ही कम एक दो फ़ोटो हैं फेसबुक पे, तो शायद उसकी टैगिंग उतनी एक्यूरेट नहीं भी हो। लेकिन जिन लोगों ने बहुत सारे फ़ोटो उनके फेसबुक पे हैं, फेसबुक उनकी बहुत अच्छी टैगिंग करता है। और आपने देखा होगा कि फेसबुक आपको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है कि अपने फ़ोटो आप अपलोड करें। ठीक है, मतलब फेसबुक आपको प्रेरित करता है कई ढंग से कि आप अपनी फ़ोटो फेसबुक पे पोस्ट करें, वो फेसबुक के डेटाबेस में जाए, फेसबुक आपकी पहचान कर सके। अब ये मैं इस डिस्कशन के लास्ट में बताऊंगा कि ये वाली जो बात है वो कई दफ़े हमारे जो गोपनीयता, निजता और प्राइवेसी है उसके साथ भी वो उसका विरोध हो सकता है, उसका कन्फ्लिक्ट हो सकता है कि क्या हम सचमुच में चाहते हैं कि हमारी पूरी पहचान है वो किसी अमेरिकन कंपनी या कोई भी दूसरी कंपनी है उसकी डेटाबेस में रहे। खैर वो अलग बात है। तीसरी चीज़ है कि फेसबुक इन टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए करता है। तो उसको बोलते हैं टारगेटिक मार्केटिंग, टारगेटिक एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो फेसबुक समझता है कि आपको क्या पसंद है, आपके कनेक्शन में कौन से लोग हैं, तो उस हिसाब से फेसबुक आपको विज्ञापन दिखाता है। आपने अपने फेसबुक के पेज के राइट साइड में अक्सर देखा होगा कि कुछ विज्ञापन आते हैं और वो आपसे संबंधित होते हैं। हर किसी के अलग अलग विज्ञापन आते हैं, मेरे फेसबुक के विज्ञापन अलग, आपके विज्ञापन अलग। और ये कोई इंजीनियर नहीं कर रहा है, कोई मनुष्य नहीं कर रहा है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम कर रहा है, कुछ लोगों ने प्रोग्राम लिखे हुए हैं। तो
अच्छा, अमित नौटियाल जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक यू वेरी मच भाई साहब, आप बीच में ऐसा पोस्ट करते रहें कम से कम 5 मिनट में, जिससे कि मुझे थोड़ा वो मिलता रहे, फीडबैक मिलता रहे। तो अमेजन के बाद आता हूँ मैं, सॉरी, मैं फेसबुक के बाद आता हूँ अमेजन पे। अमेजन भी एक फेसबुक की बहुत बड़ी कंपनी है आज की डेट में। अमेजन, गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट, इन चार जाइंट को ले लें तो ये दुनिया की सब में बड़ी कंपनी है। और ये कंपनी डेटा कंपनीज हैं, और ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज है, और इनकी बिजनेस का राज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। अब मैं अमेजन की कुछ सर्विसों के बारे में बात करता हूँ। सब में कॉमन सर्विस आपने देखी होगी कि जब भी आप अमेजन पे कोई शॉपिंग करते हैं तो आपने पास्ट में जो भी शॉपिंग की है उसके आधार पे आपको एक सुझाव दिए जाते हैं कि आप इन इन हमारे उत्पादों में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है, आपकी रुचि हो सकती है। तो ये सब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किया जाता है। इसको कहते हैं रिकमेंडेशन इंजन और रिकमेंडेशन सिस्टम। मैंने भी थोड़ा बहुत रिकमेंडेशन सिस्टम पे काम किया है किसी कंपनी के किसी प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये एक बड़ा, और रिकमेंडेशन उसी में, क्यों फेसबुक में भी आपने रिकमेंडेशन देखे होंगे कि आप इससे जो है कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन में आता है कि आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं, आपके सुझाव आते हैं, आप इन लोगों से मित्र बन सकते हैं, तो ये सब रिकमेंडेशन ही है। उसके अलावा अमेजन भी भाषा का विश्लेषण करता है कि जो उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनके बारे में जो रिव्यूज़ आते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। तो अमेजन उन सारे रिव्यूज़ को लेकर के अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में डाल करके पता कर सकता है कि लोग एक्चुअली किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है, और उस हिसाब से अपने वो प्रोडक्ट और सर्विसेज को ट्यून कर सकते हैं। तीसरी जो सर्विस अमेजन अभी प्रोवाइड कर रहा है, और वो आप में से कई लोग यूज़ करें, वो है एलेक्सा। एलेक्सा जो है वो आपसे संवाद स्थापित कर सकती है। आपने कई दफ़े यूज़ किया होगा कि आपकी जो भी रिक्वेस्ट है, आप सीधे सीधे अलेक्सा को बोल सकते हैं कि हमें एक जोक सुनाइए, हमें एक गाना सुनाइए, हमें कुछ भी सुनाइए, जो भी चीज़ है। तो अलेक्सा एक वॉइस इनपुट लेती है, और सबसे बड़ी बात है कि इस वॉइस इनपुट को और इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कोई भी जो तकनीकी विशेषज्ञ है ऐसे सिस्टम बना सकते हैं कि आप बोल सकते हैं अपने टीवी के लिए कि आप कहने से टीवी ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, दरवाजे, ट्यूबलाइट, जितने भी आपकी डिवाइसेस हैं वो ऑन ऑफ या उनका कंट्रोल कम्प्लीटली आप अपने बोलने से कर सकते हैं। अमेजन इस ढंग से यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी अमेजन की बहुत सारी सर्विसेज हैं, उन्हें मैं यहाँ पे जिक्र नहीं करना चाहूँगा। और आप में से अधिकांश लोग अमेजन को सिर्फ एक शॉपिंग पोर्टल के नाम से जानते होंगे कि वहाँ पे चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। अमेजन का बहुत बड़ा बिजनेस है डेटा सेंटर का। वो कई किस्म की क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और गूगल भी प्रोवाइड करता है, लेकिन अमेजन करता है। मैं खुद अमेजन की सर्विसेज यूज़ करता हूँ। नाउ मैं तीसरी कंपनी पे आता हूँ, गूगल, जो कि शायद इन दो से भी आगे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करने में है। और आप में से शायद कई लोगों को याद हो कि 10-15 साल पहले जब गूगल ट्रांसलेट करते थे तो बहुत ही पुअर किस्म की क्वालिटी आती थी, और हम उसका मजाक उड़ाते थे। हम इंग्लिश में कुछ लिखते थे, उसका हिंदी में देखते थे और मजाक उड़ाते थे, तो बिल्कुल फालतू है। लेकिन आज अगर आप गूगल ट्रांसलेशन देखें, सिर्फ हिंदी इंग्लिश में नहीं, किसी भी लैंग्वेज में, तो उसकी बहुत ही अच्छी किस्म की क्वालिटी आपको मिलेगी। तो इसके पीछे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और गूगल की और भी सुविधाएं हैं जो मैं भी कई दफ़े यूज़ करता हूँ, कि टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट। तो अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है तो गूगल जो है उसको पढ़ के सुना सकता है, और अगर आप सुना रहे हैं तो आपकी सुनी हुई बात को गूगल टाइप कर सकता है। तो ये भी उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेवा है, और सब में बड़ी पावरफुल, जिसमें से आप कई लोग यूज़ कर रहे होंगे, और करना भी चाहिए। अगर आप थैंक यू भट्ट जी, आपने कहा कि अच्छा चल रहा है, प्लीज़ आप ऐसे फीडबैक देते रहें, और ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि मैं गूगल असिस्टेंट का कह रहा था। आप में से सारे लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं मेरे ख्याल से, तो प्लीज़ आप गूगल असिस्टेंट यूज़ करके देखें। वो एक वॉइस कंट्रोल सिस्टम है कि आप उसको दबा करके पूछ ही सकते हो कि मैं कहाँ हूँ, मेरे नज़दीक सब में नज़दीकी होटल कहाँ है, और भी कई किस्म के सवाल आप गूगल असिस्टेंट से पूछ सकते हैं।
और कई दफ़े जब आप ड्राइविंग वगैरह कर रहे हैं तो मैंने देखा ये काफ़ी उपयोगी है कि आप बजाय कोई बटन दबाने के कुछ करने के आप सीधे सीधे गूगल असिस्टेंट से पूछे कि वेयर इज़ नेक्स्ट पेट्रोल स्टेशन, कि कहाँ पे नेक्स्ट है, या मेरे आसपास रेस्टोरेंट कहाँ है, हॉस्पिटल कहाँ है, तो गूगल ये सारी चीज़ें आपको बता देगा। इसके अलावा भी गूगल जो है आपको नेविगेशन में बहुत हेल्प करता है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद की जाती है। हाँ, एक और चीज़ है कि जीमेल ऑटो रिप्लाई एक सिस्टम है। आपने देखा होगा जब भी आप जीमेल पर रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो तुरंत ही जीमेल वो कंटेंट समझ करके कि क्या है वो एक रिप्लाई आपके लिए प्रस्तुत करता है कि आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम का उपयोग है। और वो तो लक्ष्य पे आधारित विज्ञापन तो है ही, गूगल, फेसबुक और अमेजन की तरह गूगल का सा ज़्यादातर रेवेन्यू जो है वो टारगेटेड मार्केटिंग से आता है कि वो आपकी पूरी जीमेल स्कैन करता है ऑटोमेटिकली और भी बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट करता है और उस हिसाब से आपको वो दिखाता है, मतलब क्या आप किन चीज़ों में पसंद हो सकते हो। नाउ यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर अच्छा ये कह रहे हैं कि आप माइक्रोफोन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अ, मेरे सिस्टम में जो है ऑटो बिल्ट माइक्रोफोन है तो शायद वो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग तो सुन पा रहे हैं, हो सकता है थोड़ा नॉइज़ आ रहा हो। तो मैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब बात आती है तो इसके साथ साथ डेटा साइंस की भी बात आती है। तो डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक साथ चलने वाली चीज़ें हैं। जैसे कि आप सोच सकते हैं कि आप माना आपके पास कोई मोटर है, ठीक है, कोई फैक्ट्री है, उसमें बहुत सारी मशीनें और ये बना दिया आपने, लेकिन जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वो किसी काम की नहीं है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है वो है डेटा। अगर कोई डेटा नहीं तो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं। ठीक है, हमारे जितने भी अपने अनुभव होते हैं या हम उनको व्यक्त करते हैं, हम उनको चाहे लिख करके व्यक्त करें, बोल करके व्यक्त करें, हमारी फ़ोटो ली जाए या हमारा वीडियो बनाएं, ये सारी एक प्रकार से डेटा है। ये डेटा के प्रकार हैं। तो मैं डेटा के 5 प्रकार यहाँ पे बता रहा हूँ कि सब में जो है ट्रेडिशनल वो तो नंबर तो हैं ही, कि डेटा नंबर के फॉर्म में होता है। इसके अलावा टेक्स्ट जो हम लिखते हैं, किताबें, अखबार, ये सब भी टेक्स्ट है। उसके अलावा ऑडियो है और उसके अलावा वीडियो है और उसके अलावा जो छायाचित्र और इमेजेस हैं वो सब भी जो है डेटा है। तो किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम एक या एक से अधिक किस्म का डेटा ले सकते हैं। कि जैसे कि अगर हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि जो लोगों के चेहरे पहचान सके या ऑब्जेक्ट पहचान सके कि ये कार है, ये बस है, ये है, तो हमें बहुत सारे इन जो ऑब्जेक्ट की फ़ोटो चाहिए होंगी डेटा के फॉर्म में। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने बता दी कि, और अब मैं एक थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ टॉपिक को। वो मैं भाषा से संबंधित बात बताना चाह रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। किसी बड़े वैज्ञानिक ने कहा है, आई थिंक स्टीवन पिंकर ने कहा है, कि ह्यूमन लैंग्वेज इज़ द विंडो टू ह्यूमन माइंड। हमारी जो भाषा होती है, चाहे हम उसे लिख कर बोलें, लिख करके या बोल करके किसी ढंग से व्यक्त करें। अच्छा, ये अभय नौटियाल बोल रहे हैं, कैन AI मेक डिसीजन विदाउट ML? हाँ नौटियाल जी, ऐसे कुछ सिस्टम हो सकते हैं कि जो बिना ML के बाहर भी जो है काम कर सकें, लेकिन जनरली ML की डेफिनेशन ये है कि जो अनुभव के आधार पे जो है दक्ष बनते जाएं ऐसे सिस्टम, किसी खास टारगेट में, किसी खास टास्क में। तो वो प्रोसेस है और अक्सर इसकी ज़रूरत पड़ती ही है। अक्सर इसकी ज़रूरत जो है पड़ती ही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम कोई एक टास्क स्पेसिफिक, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो माना कोई पाइपलाइन है किसी ऑयल की या किसी चीज़ की, ठीक है, वो एक कैमरा लगा करके हर महीने जो है उसकी फ़ोटो आती रहती है उनके पास। तो वो उन फोटो को देख करके भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये पाइप कब फटने वाला है, कब क्या होने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे सुविधाएँ हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन का मेरे ख्याल से नोटेल जी को जवाब मिल गया होगा। तो मैं लैंग्वेज के बारे में बोलता हूँ कि लैंग्वेज, जब तक लैंग्वेज जो हमारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है वो इसकी विंडो है, एक खिड़की है। अगर हम बोले नहीं
तो शायद कभी कुछ को किसी को पता नहीं चलेगा कि हम सोच क्या रहे हैं और हमारे अंदर चल क्या रहे हैं। अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बना सकते हैं, और जो ऑलरेडी हैं, कि वो क्या कर सकते हैं, वो किसी टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ कि कोई भी टेक्स्ट है, चाहे वो अखबार है या जो, वो दो चीज़ें होती हैं उसमें, सीधी सीधी बात है। एक तो उसमें तथ्य होते हैं, ठीक है, कि किसी ने बता दिया कि भाई दिल्ली में बारिश हो रही है, या मुंबई में कोरोना वायरस का ऐसा हो गया, तो वो तथ्य होंगे जो सत्य है। और दूसरी उसमें धारणाएं होती हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि वो बहुत अच्छा खाना था, ठीक है, तो वो मेरा ओपिनियन है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी टेक्स्ट में आसानी से जो तथ्य है और जो ओपिनियन है, जो सोच है, उनको अलग कर सकते हैं, ठीक है। आप समझ सकते हैं, जैसे आप केमिस्ट्री या किसी और सब्जेक्ट में कर रहे हैं, तो आप दो तीन किस्म के अलग अलग केमिकल क्लियरली सेपरेट कर सकते हैं, इसमें क्या है क्या नहीं है। तो इसके आधार पर ये संभव है कि हम कुछ ऐसी सेवाएं बनाएं और कुछ ऐसे काम करें कि जो जो बहुत मुश्किल है, जैसे हम सोच सकते हैं कि सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि अभी अनुवाद सेवाएं हैं, गूगल ट्रांसलेट एक है कि कई भाषाओं से कई भाषाओं में अनुवाद हो सकता है। और कुछ ऐसे सिस्टम है कि प्रश्न उत्तर सिस्टम है कि आप मुझे एक किताब जो है पूरा टेक्स्ट में दे दो, सब लिखा हुआ, मैं बिना पढ़े हुए उस किताब को अपने कंप्यूटर प्रोग्राम में फीड करूँगा, और उसके आधार पे आप प्रश्न पूछोगे जो उस किताब से हैं। तो अगर उन प्रश्नों के उत्तर उस किताब में होंगे तो आपको उत्तर मिल जाएंगे। तो आप ये सोच सकते हो कि ये कितनी बड़ी सर्विस है। अभी रिसेंटली जैसे कोविड-19 चल रहा है, तो मैंने लगभग 2 लाख जो है न्यूज़ हेडलाइन इंडिया से कलेक्ट की है, जितने भी मेजर न्यूज़पेपर्स में मेरे पास वो डेटा है। अभी मैं उसका कोई प्रोजेक्ट सोच रहा हूँ, उसका उपयोग करूँ। वुड यू रिक्वेस्ट दोज हु आर अनेबल टू हेयर प्रॉपर्ली कैन यूज़ हेडफोन। हाँ, थैंक यू, नोटियाल जी ने बहुत सही कहा कि जो लोग ढंग से नहीं सुन पा रहे हैं, उनसे कृपा है कि वो हेडफोन यूज़ करें, जिससे कि उनको ज़्यादा साफ साफ सुनाई दे। क्योंकि जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ पे तो बिल्कुल कोई नॉइज़ नहीं है, और सब कुछ शांति लग रहा है मुझे, पता नहीं वो तो ऑडियंस को कैसे। तो मैंने कहा कि ऐसे अनुवाद की सेवाएं हैं, प्रश्न उत्तर है, और निष्कर्ष निकालना भी है कि कंक्लूजन निकालना। तो आप मुझे कोई टेक्स्ट दो, किसी किसी इंसान की 1,000 या 100 फेसबुक पोस्ट दो जो उसने की है, और फिर मुझसे क्वेश्चन पूछो कि ये फॉर एग्जांपल ये कौन से पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, या जो भी किस किस के क्वेश्चन है, तो मैं शायद उनके आंसर दे पाऊँ, ठीक है। और मैं खुद ये काम करता हूँ कि ट्विटर से कई लोगों के हज़ारों ट्वीट्स स्क्रैप करता हूँ, और जब भी ज़रूरत पड़ती है ट्रेंड देखता हूँ कि क्या है बेसिकली, तो निष्कर्ष निकाल सकते। और दूसरी चीज़ है भावनाएं समझना, सेंटिमेंट एनालिसिस। तो सेंटिमेंट एनालिसिस एक बहुत बड़ा फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और वो इसी पे आधारित है कि जो देवसाले जी ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद देवसाले जी, नमस्कार आपको। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सेंटिमेंट एनालिसिस एक बहुत बड़ी, आप सोच सकते हैं कि आपके कहे हुए के आधार पे और आपके लिखे हुए के आधार पे ये निष्कर्ष करना कि आपकी मानसिक स्थिति क्या है, ठीक है। तो इसका उपयोग हो रहा है सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए। मुझे भी किसी कंपनी की कोई सेवा मिल सकती है, मैं काम करता हूँ, कोई मुझे कह ले कि यार हमारे पास ये डेटा आया है, जैसे कि किसी होटल के रेस्टोरेंट के रिव्यूज़ हैं, किसी प्रोडक्ट के रिव्यूज़ हैं, ठीक है, तो उससे आप बताओ कि लोग क्या सोचते हैं। दूसरा है कि नकल पकड़ना भी एक बहुत आसान हो गया कि विल एआई बी एबल टू रिप्लेस टीचर्स इन फ्यूचर। हाँ, ममगाई जी ने पूछा कि एआई ये जो है वो टीचर को रिप्लेस कर पाएगा, तो इसका आंसर है सर हाँ, एआई रिप्लेस कर पाएगा, और वो ऑलरेडी कर चुका है। मैं ऐसे कई एग्जांपल जानता हूँ कि वो भी एक मुद्दा मैं डिस्कस करूँगा कि बहुत सारी नौकरियाँ, बहुत सारी सर्विसेज एआई के कारण खतरे में भी आ सकती हैं। और नकल पकड़ना ये है कि अगर कोई रिसर्च पेपर है वो कॉपी करके लिख रहा है, तो आजकल बहुत सारे पब्लिशर्स के ऑलरेडी एआई सिस्टम्स हैं, वो तुरंत बता सकते हैं कि आप ये कॉपी करके लिख रहे हो, ये ऐसा किसी ने ऑलरेडी ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है। तो मैं अब धीरे धीरे अपने मतलब इसके संवाद के लास्ट पड़ाव पे हूँ। तो एक चीज़ मैं बताऊँ, डीप लर्निंग। तो अभी मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताया, उसके अंदर मैंने मशीन लर्निंग बताई। तो मशीन लर्निंग में भी एक एक ऐसा विभाग है, उसको बोलते हैं डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग जो है, मानव मस्तिष्क के अंदर जो अरबों की संख्या में न्यूरॉन्स होते हैं और उनके कनेक्शन होते हैं और उनकी फंक्शनिंग होती है, तो उससे प्रेरित है डीप लर्निंग। तो हम ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं
कि जिसमें न्यूरॉन जैसी कोई चीज़ होती है, फिजिकली नहीं, कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं, लेकिन उनकी कार्यशैली बिल्कुल मानव मस्तिष्क के अंदर चलने वाले न्यूरॉन से मैच होती है। और ये डीप लर्निंग वाले जो सिस्टम होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और इनकी कई किस्म की सेवाएं अभी भी हमारे साथ सामने होते हैं। जैसे कि इमेज आइडेंटिफिकेशन तो मैंने कह दिया, एक भाषा से दूसरी भाषा भी मैंने कह दी। कई प्रकार की वो करना, प्रिडिक्शन करना, आप चाहे आपके हार्ट के जो वो आ रहे हैं, हमें टाइम सीरीज आ रही है तो हम उसके बता सकते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, या शेयर मार्केट का है वो बता सकते हैं कि क्या चल रहा है, या कोविड का भी बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं ये चीज़ ट्राई करने की, तो प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और ख़ास बात है कि डीप लर्निंग से यूज़ करके आजकल लोग ऐसे नकली व्यक्ति भी बना सकते हैं, उनकी फ़ोटो बना सकते हैं, म्यूज़िक कंपोज कर सकते हैं, पोएम लिख सकते हैं, पेंटिंग बना सकते हैं। और अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप डीप ड्रीम नाम से एक वीडियो है यूट्यूब पे, आप देखें, वो गूगल ने लॉन्च किया है। तो ये जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हम इनको बोलते हैं डीप लर्निंग में, ये सब में पावरफुल टेक्निक है। मैं उनका उपयोग करता हूँ कई चीज़ों में, और इनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। ये किसी भी लेख का सारांश लिख सकते हैं। तो ये मैं टेक्निकल कंटेंट मोरलेस मैंने जो है प्रस्तुत कर दिया है। मैं दो दो हल्के मुद्दे रखूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने के लिए किन किन विषयों की जानकारी या अध्ययन होना चाहिए। तो उसका उत्तर है कि इसके लिए आपको गणित का अध्ययन होना चाहिए, इसके लिए सांख्यिकी या स्टेटिस्टिक्स का उपयोग होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस का इसमें ज़रूरत पड़ती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है, कैन टू मशीन विद AI कैन। हाँ हाँ, ममगाई जी बोल रहे हैं कि दो मशीन जो जिनमें AI हो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बिल्कुल कम्युनिकेट कर सकती हैं। ठीक है। और ऐसे सिस्टम ऑलरेडी हैं। जैसे कि मैं बताऊं कि कई लोगों के हेल्थ या किसी चीज़ से रिलेटेड कोई डिवाइस लगा सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, और उसका जो क्योर है तो वो क्योर ऑलरेडी वो ट्रिगर किया जा सकता है। तो हाँ, तो ये टेक्निकल सब्जेक्ट के अलावा आप जिस भी क्षेत्र में AI का उपयोग करना चाहते हैं, आपको उस क्षेत्र की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप मेडिसिन में हैं तो आपको अगर मेडिसिन की जानकारी और AI की जानकारी है तो आप AI के मेडिसिन में एप्लीकेशन लिख सकते हैं, मार्केट में लिख सकते हैं आप, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी ऐसी, अगर आप टीचर हैं, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, आप AI के एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, या कुछ लोग जो बेच रहे हैं सर्विसेज उनसे ले सकते हैं। एक खतरा AI से ये है, और वो इसके साथ साथ, एक तो बहुत लोगों को लगता है कि ऑटोमेशन से बहुत लोगों की नौकरी चली जाएगी, और ये एक सच्चाई भी है। जब उद्योगीकरण हुआ 200 साल पहले, मशीनें आई, तो उस समय भी ये चिंता थी कि जब मशीनें आएंगी तो लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, चली गई कई दफ़े, लेकिन लोगों ने फिर एडजस्ट कर दिया, दूसरी चीज़ें सीख ली। दूसरी बार जब कंप्यूटर आए 50-60s में, तब भी लगा कि क्लरिकल और बहुत सारी नौकरियां चली जाएंगी, इससे भी डिस्ट्रप्शन हुआ। और अब जो तीसरी दफ़े आ रहा है कि ये पहली बार है कि हम जो मानसिक क्षमताओं वाले काम थे, शारीरिक क्षमताओं वाले काम को तो मशीनें कब की रिप्लेस कर चुके हैं। आपका वैक्यूम क्लीनर वहाँ पे है, और आप बहुत सारी डिवाइसेस यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, ये सब करते हैं। और ऑफिस में आप स्मार्ट ऑफिस हैं, कोई पेपर नहीं, कोई चपरासी नहीं, कुछ नहीं, सब ऑनलाइन चल रहा है। लेकिन होता ये था कि मैनेजर फिर भी निर्णय लेते थे, उनके सामने सारे डेटा जो है स्प्रेडशीट और बहुत सारी चीज़ों में प्रस्तुत किया जाता था, और फिर मैनेजर जो सीनियर लोग हैं वो निर्णय लेते थे, डॉक्टर निर्णय लेता था सारे टेस्ट वगैरह देख करके क्या करना है। लेकिन AI के आने से ये निर्णय करने वाली जो क्षमता है, जिसे हम मानसिक क्षमता कहते हैं, ये भी इंसानों से लेकर के मशीनों के पास चली जाएगी। और इसके कारण कई किस्म की चिंताएं लोगों ने जाहिर की हैं। जैसे कभी कहा कि AI मशीनें अपने आप बात करके कई किस्म के षड्यंत्र कर सकती हैं, और जैसे मूवीज़ में दिखाया जा सकता है कि ओवरटेक भी कर सकती हैं पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन को। तो ये एक ह्यूमन, जो मानव के अस्तित्व के लिए ही खतरा हो जाएगा। तो टाइम 8:57 है, और मैं समाप्ति पे हूँ। मैं एक लिंक पोस्ट करूँगा इसके नीचे, जो लोग डिटेल में जानना चाहते हैं। तो मैंने एक सर्विस शुरू की है, प्रसाद कंसल्टेंसी सर्विस, उसका लिंक इधर उधर है, कई जगहों पे पोस्ट किया, आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपके ग्रुप, आपके स्कूल, कोई भी जगह पे जहाँ पे इंटरेस्टेड लोग हैं सफिशेंटली, आप कोई भी सेशन ऐसा बुक करके बहुत डिटेल में चीज़ें जान सकते हैं। और मैं यहाँ पे आप सब लोगों का धन्यवाद करूँगा, और ये टेक्निकल कंटेंट यहाँ पे जो है समाप्त करूँगा। अब मैं क्वेश्चन
लिस्ट पे देखता हूँ, अगर कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो प्लीज़। अच्छा, अभय नौटियाल जी बोल रहे हैं, कैन वी रियली फुल्ली ऑन एआई टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन विद इन ए सोसाइटी, और यू बिलीव दैट सिस्टम शुड ऑलवेज बी क्रिएटेड इन सच ए वे दैट एआई ऑलवेज इज यूज्ड along with input from us। ये एक बहुत अच्छा सुझाव है, और मेरे ख्याल से मिडिल ग्राउंड यही है। अभी तक लोग इसी मिडिल ग्राउंड पे पहुंचे हैं कि कंप्लीटली ऑटोनोमस सिस्टम जो हैं वो बड़े रिस्की और ख़तरनाक हो सकते हैं। कि आप जैसे ये है अभी वाहन चालक रहित वाहन है, ऑटो ड्राइविंग सिस्टम है, लेकिन उसमें मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि बेसिकली लोग इसमें क्या दिक्कत है कि बिना ड्राइवर के अगर कोई कार निकले सड़कों पे, अभी टेस्ट चल रहा है गूगल और कहीं पर, तो शायद वो सफल हो जाए, बहुत सारे ड्राइवर लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ जाए। तो ये भी, हाँ, ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन हो? देवशाली जी, बगवाड़ी जी, आप अध्यापक लोग, सेमल जी तो पता नहीं इंटर ही नहीं कर पाए यहाँ। ये बड़े, सेमल जी मेरे होस्ट थे, इन्होंने पूरा ये प्लान किया था। ये मैं पोस्ट करूँगा ये वीडियो और ये क्वेश्चंस अपनी वेबसाइट और कई जगहों पे। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पोस्ट करो। तो मेरे ख्याल से कोई नया क्वेश्चन मैं नहीं देख रहा हूँ। और आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, आपने यहाँ पे ज्वाइन किया। और शुरू में थोड़ा ग्लिच रहा, इसके कारण बहुत सारे लोग इंटर नहीं कर पाए। तो इस चीज़ का आगे से हम ध्यान रखेंगे कि ऐसा कुछ ना हो। जो सब में खास होस्ट हैं, खासकर हमारे सेमोल जी, कालिका सेमोल जी, वो इंटर नहीं कर पाए इसमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं ये सेशन जो है समाप्त कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आप सबको थैंक यू कहता हूँ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप बाद में भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं।